हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाने वाली हूँ, टेस्ट सीरीज़ बनाने वाली हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करें, तो मैं वहाँ पर भी आपको अपडेट देती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके उसका एक्सप्लेन भी करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इज डैश। हमें बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट कैसा है। तो ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज डैश। यहाँ पे बताना है इंफीरियर गुड्स के साथ रिलेशनशिप बताना है, इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। अब यहाँ पे जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ये एक वर्ड के फॉर्म में है, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सिम्बॉलिकली मतलब जो हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं मैथ्स में, तो फार्मूले होते हैं ना, तो ऐसा ही यहाँ पर हमें सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है A1 वो ही करेक्ट है हमारा, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। dx इक्वल्स टू एफ और P और X, यहाँ पर X ये कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, इसलिए PX लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट शोज डैश। अब यहाँ पे लेस कमोडिटी खरीद रहे हैं, लेस यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं एट हाई प्राइस। जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, एक कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लोग कम डिमांड करते हैं, ठीक है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्योंकि जब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर प्राइस का जो है वो रिलेशन आता है और अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए जब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात करेंगे तो हाई प्राइस होगा और लेस यूनिट्स डिमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इकोनॉमिक टर्म्स। यहाँ पे हमें इकोनॉमिक टर्म्स के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। यहाँ पे ज़्यादा कमोडिटी डिमांड हो रही है लोअर प्राइस पे, तो ये एक्सपांशन ऑफ डिमांड है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक टर्म है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और अब हम क्या करेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इसका हमें इकोनॉमिक टर्म बताना है, ठीक है। तो ये है डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड का जो शेड्यूल होता है उसके बाद हम क्या बनाते हैं? डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही बताया है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, ठीक है। एक कमोडिटी है वो बहुत सारे यूजेस के लिए यूज़ होती है, सेवरल यूजेस के लिए यूज़ होती है। एक ही कमोडिटी है तो इसका जो
इकोनॉमिक टर्म है वो है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड के अंदर क्या होता है, एक ही कमोडिटी होती है और वो बहुत सारे यूजेस, मतलब उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट डिमांड पहले आपको लिखना है इकोनॉमिक टर्म और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया है, एक ही कमोडिटी है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो क्या क्या यूज़ होते हैं उसके, जैसे हमें लाइट ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, फ़ैन चलाने के लिए भी, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए भी, ये सारे के सारे काम में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये एक कंपोजिट डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर दैन प्राइस। अब ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, अदर दैन प्राइस बोला है, ठीक है। इसका मतलब इसमें चेंज और चेंज इन डिमांड जो आता है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें वो वाला कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या बताया है, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है क्योंकि फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसका जो इकोनॉमिक टर्म है वो है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है, हमें लिखना है इंक्रीज इन डिमांड और उसके बाद में हमें इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड लिखना है और उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करना है। इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम फिफ्थ वाला देखते हैं, अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे डैश। अब यहाँ पे बताया है कि एक डिज़ायर है जिसमें विलिंगनेस टू पे भी है, तो ये क्या बन जाता है, ये ऑटोमेटिकली एक डिमांड बन जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म हमें क्या लिखना है, डिमांड, और उसके बाद डिमांड को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंथम द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। उसके बाद में अगर किसी को ये जो डेफिनेशन है वो याद नहीं हो रही है तो आप ये वाला एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, नॉर्मल सा है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड को क्या बोलते हैं और फिर इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोलते हैं डिमांड को। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है डिज़ायर और डिमांड के बीच में। तो डिज़ायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग वाइल द डिमांड। जब हम डिमांड को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, तभी एक डिज़ायर डिमांड बनता है। एक डिमांड जब बनता है जब उसके पास डिज़ायर होता है प्लस एबिलिटी टू पे, जब उसके पास पैसा होता है, जब वो पे कर सकता है, तभी वो डिमांड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर डज नॉट मीन अ डिमांड, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कैसा है, मतलब डिज़ायर का मतलब नहीं होता है एक डिमांड, ठीक है। एक पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, उसने डिमांड किया टीवी का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ये सिंपली एक डिज़ायर है, ये डिमांड हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है वो डिज़ायर हो सकता है। कैसे, एक पर्सन को टीवी चाहिए है और उसके पास पैसे भी है, तो डिज़ायर भी है और डिमांड भी है, दोनों भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर डज नॉट रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। अब ये टाइम एंड प्लेस से रिलेट नहीं करता है डिज़ायर, लेकिन जो डिमांड है वो रिलेट करती है टाइम और प्लेस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है डिज़ायर का अनलिमिटेड स्कोप होता है। आप कुछ भी बैठे बैठे डिज़ायर कर सकते हो, लेकिन जो डिमांड होती है उसका लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि एबिलिटी टू पे आता है, जितना आपके पास पैसा है उसी हद में आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिज़ायर मतलब आप कुछ भी ख्याली पुलाव पका सकते हो, आप कुछ भी डिज़ायर कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो डिज़ायर रह जाता है। इसलिए बताया है कि इसका अनलिमिटेड स्कोप है। नेक्स्ट जो है एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसने नहीं देखा है मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई बटन होगा और मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो ये एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बीच में हमें डिफरेंस बनाना है। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये लिखना है एक्सपांशन ऑफ डिमांड
रिफर्स टू राइस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ठीक है, जब फॉल हो रहा है प्राइस में अलोन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ में चेंज आता है, प्राइस में, ये ध्यान रखना है, प्राइस में ही चेंज आता है और सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो सिमिलर रहते हैं। अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज, ये सब सेम रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा जो है ये 1 पॉइंट है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये वाला सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको डायग्राम मिलेगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड का। एक्सपांशन ऑफ डिमांड के नीचे आपको जो डायग्राम यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट बुक के अंदर आपको यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे बताया है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो फर्स्ट जो है पॉइंट उसमें बताना है कि अनफेवरेबल चेंज, जो फेवरेबल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, वाइल द अदर फैक्टर्स जो है चेंज होते हैं, लेकिन प्राइस क्या होता है, प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता है और डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ठीक है, जो डिमांड कर्व होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। देखो यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होता है डिमांड कर्व के अंदर। तो ये क्या है, ये है इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड में कैसा होता है, डिक्रीज इन डिमांड में कैसा होता है कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है वो। ये राइट है और ये लेफ्ट है, यहाँ पे जाएगा आपका, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, आपको ये डिफरेंस बिटवीन लिख लेना है। और यहाँ पे जो डायग्राम है आप टेक्स्ट बुक से देखकर बना सकते हैं, यहाँ पे रिफ़र करनी है टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेट विद द रीज़न वेदर यू एग्री और डिसएग्री। ये एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना होता है पहले तो कि स्टेटमेंट के साथ हम एग्री करते हैं या डिसएग्री, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कर्व स्लोप्स अप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको बताया है ये डिमांड कर्व है, ये डी। ठीक है, डिमांड कर्व है, ये लेफ्ट है और ये राइट है और ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है रीजंस के साथ में। एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो नीचे के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 5 पॉइंट बताए हैं, आपको 4 पॉइंट लिखने, कोई भी जो आपको 4 पॉइंट इजी लगे, ठीक है, वो लिख देना। तो फर्स्ट वन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी मैंने सारा का सारा आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ही आंसर है। ये 5 पॉइंट है, इनमें से आपको 4 लिखने हैं 4 मार्क के लिए, और इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्लस मार्क्स मिलते हैं इससे। नेक्स्ट है प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ओनली डिटर्मिनेंट नहीं होता है, सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट है क्या डिमांड का, नहीं, हमने तो 10 डिटर्मिनेंट स्टडी करे हैं। ठीक है, जिसने भी वीडियो देखी उसे पता है जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है वो 10 है।
तो यहाँ पे जो प्राइस है ये बताया है कि ओनली डिटर्मिनेंट है, तो हमें क्या बोलना है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। हम एग्री नहीं करते हैं वो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि देर आर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दे आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे बहुत सारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो है, आपको इनमें से आपके सेलेक्ट करने हैं, और 4 और 6 जो आपके डिटर्मिनेंट्स है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में नहीं लिखना, अच्छे से जो पूरा टेक्स्ट बुक में वैसा ही लिखना है। फर्स्ट वन है प्राइस, सेकंड है इनकम, थर्ड है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, फोर्थ है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फिफ्थ है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सिक्स्थ है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये सारे के सारे का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ मैं, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइसेस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस। आई डिसएग्री लिखना है आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज नहीं होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये वाला राइट है। ठीक है, मैंने राइट स्टेटमेंट भी आपको लिख के दिया है, ये भी लिखना है, राइट स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा, ये पूरा है एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, यहाँ पे मार्केट डिमांड का कॉलम ब्लैंक दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिल करके दिया है, तो आप ये लिख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मेथड में बता दूँ, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी के जो है प्लस कर देने हैं आपको। डिमांड 16 + 15 + 12 कितना होता है, 43 होता है। 12 + 11 + 10 कितना होता है, 33। ठीक है, ये आपका टेबल आ गया, टेबल आपने बना लिया। अब आपको बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिमांड कर्व भी बनाना है अबव शेड्यूल के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे देखो मैंने बना के बताया है, आप अपनी नोटबुक में बना के देखना शेड्यूल के हिसाब से, तो बन जाएगा, इजी है। बस यहाँ पे जो स्केल है वो है प्राइस लेना है आपको वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करना है, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस लेना है, और आपको ये डायग्राम ऐसे बना देना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिए हैं और उसको देख के आपको नीचे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम दिख गया है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स लिख कर दिए हैं, आप देखिए। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में तो क्या होता है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये देखो, ये आंसर लिख लेना, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए देखो मैं बता देती हूँ, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये देखो क्वांटिटी क्यू पहले वाली ये थी, फिर इंक्रीज हो रही है। राइट मतलब इंक्रीज होना और लेफ्ट मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, राइट मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब D1 जो ये वाला कर्व है, इसमें इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, Q से Q1 तक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स एक्सिस में ये जो एरो है, ये एरो है मतलब इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, और बैकवर्ड एरो है मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट में यही लिखना है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन द अदर फैक्टर्स, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा।
कांस्टेंट होता है। और उसके बाद में लिखना है अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सभी चीज़ों में चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस कैसा है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड, ये राइट आंसर है, चेंजेस इन डिमांड। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिए हैं, ए वाला दिया है और बी वाला दिया है। इसको देख के आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट आंसर है डायग्राम ए रिप्रेजेंट एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, डायग्राम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपांशन इन डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो आंसर है मैंने रेड करके लिखा है, आप भी लिख सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये नेक्स्ट डायग्राम है, डायग्राम बी है, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ये डायग्राम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और डायग्राम बी के अंदर जो डिमांड कर्व है वो मूव हो रहा है अपवर्ड की डायरेक्शन में। एक बार डायग्राम को भी दिखा के मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ये एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब अपवर्ड साइड में जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, ये पी ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। समझो, डायग्राम देख के समझो, पी ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे देखो, क्वांटिटी किधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है। मैंने बताया लेफ्ट में जा रही है तो डिक्रीज हो रही है, राइट में जा रही है तो इंक्रीज हो रही है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, अब जब P ऊपर जा रहा है तो राइट साइड में मूव कर रहा है, अपवर्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ये जब P2 से P2 तक जाता है, ऊपर जाता है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। और जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व का, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है डिमांड कर्व, ये आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के बताया है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और एकदम सेम टू सेम लिखना। और लॉ ऑफ डिमांड का मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर भी बताया कि कैसे आपको लिखना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लॉ ऑफ डिमांड का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन अदर वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको फिर शेड्यूल बनाना है, ये जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है ये शेड्यूल बनाना है। उसके बाद में शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देने के बाद में आपको डिमांड कर्व बनाना है। ये देखो, ये है डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व बनाने के बाद में आपको डिमांड कर्व को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये डिमांड कर्व बनाया, अब ये डिमांड कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है डिमांड कर्व का। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सेप्शन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, एक्सेप्शन से स्टार्ट करने हैं और जैसे मैंने लिखे एक्सेप्शंस आप वैसे लिखो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये भी आपको एक डायग्राम बनाना है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व का। उसके बाद में ये सारे एक्सेप्शंस लिखने हैं। फर्स्ट है गिफिन्स पैराडॉक्स, फिर है प्रेस्टिजियस गुड्स, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे सेम लिखने हैं आपको, बस फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो पहले क्या करना है, आपको डिमांड का ना इंट्रोडक्शन देना है। ये इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा इंट्रो का पार्ट है, इंट्रो लिखना है अच्छे से, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टार्ट करना है, इधर से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टार्ट करना है और उसके बाद 8 पॉइंट्स। ठीक है, 8 पॉइंट्स लिखने हैं मिनिमम।
मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है एक्सप्लेनेशन की, प्लीज़ जाके देखो एक्सप्लेनेशन की वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।